अरे कोई गंभीर विषय फंस गया है क्या? अच्छा देख रहे हैं। नहीं इधर देख लो ना एक बार देखो। अच्छा जाट किसान आंदोलन के बाद हमने कौन सा स्टार्ट किया था? बिजोलिया। कौन सा स्टार्ट किया है? बिजोलिया किसान आंदोलन। अब मैंने कुछ कर याद करवाए थे, वो ध्यान रखना। सबसे पहले मैंने बताया था कि एक कर याद करना है आपको, गनीम बराड़। एक कर याद करवाया था गनीम बराड़। एक कर याद करवाया था मैंने न्योत बराड़। एक याद करवाया था मैंने चवरी कर। चवरी के बाद याद करवाया था लाग। एक याद करवाया था लाग। और एक करवाया था बाग या बेगार। बाग या बेगार। एक याद करवाया था लाटा। और एक याद करवाया था कूंता। एक याद करवाया था तलवार बंदाई कर। याद करवाए थे क्या? तलवार बंदाई को ही हम क्या कहते हैं? राज्याभिषेक कर या उत्तराधिकार कर। ये कुछ टैक्स हैं जिनको अपन शॉर्ट फॉर्मेट में देखेंगे। गनीम बराड़ एक ऐसा कर जो युद्ध के समय वसूला जाता था। तो रियासतों में युद्ध के दौरान कौन सा कर वसूला जाता था? गनीम बराड़। राजकुमारी की शादी पे कौन सा वसूला जाता था? न्योत बराड़। और किसानों की लड़की की शादी पर कौन सा कर था? अरे कौन सो है? ये किस पर है? किसानों की लड़की की शादी पर। लाख क्या है भाई? अतिरिक्त कर। लाख क्या था? बाघ क्या था? बिना पैसे के काम। ये बिना पैसे के काम है। लाटा क्या था? कटी या खड़ी? खड़ी। कटी। खड़ी। कटी। कै या खे? लेटी हुई पे। कटी हुई पे। और कूता कैसी पे? खड़ी पे। कोई सामंत मर जाए उसकी जगह पे उसका बेटा बनेगा तो? अच्छा ये किसानों को देना पड़ता था या सामंत को? सामंत किसको डोनेशन देता था? लेकिन सामंतों ने ये किस पे डाल दिया? किसानों पर। इसको कहते हैं तलवार बंदाई। फिर आपको याद रखना है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जहां तलवार बंदाई कर नहीं लिया गया कभी। कौन सी है भाई? आपको पता तलवार बंदाई कर को जोधपुर में क्या कहते थे? पेशकशिया हुक्मनामा। और आपको पता जयपुर उदयपुर में क्या कहते थे? नजराना। क्या कहते थे? अच्छा राजस्थान में किसान आंदोलन क्यों क्यों हुए? क्या कारण हो सकते हैं? और किसानों ने ही क्यों आंदोलन किए ये बताओ। किसानों ने आंदोलन क्यों किए? किसान किस जाति के होते हैं? किसी भी जाति के हो सकते हैं? नहीं नहीं, किसी भी जाति के हो सकते हैं। धाकड़ी याद कर रहे हैं बस। जहां दिख जाए धाकड़ी चिपका दो देखो। तो किसान किसी भी जाति के हो सकते हैं। अच्छा अपने पढ़ा था बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे पहले। आपको क्या लगभग 6-7 दिन हो गए जब से पढ़ाया नहीं है। तो 7-8 दिन पहले पढ़ाया था आपको बिजोलिया थोड़ा बहुत। देखो यहाँ बिजोलिया के कितने चरण बताए थे मैंने आपको? पता है? 3। कितने चरण बताए थे? 3 चरण बताए। बिजोलिया कौन से जिले में है? अरे बोलो ना। और आपको ध्यान रखना है भीलवाड़ा कौन सी रियासत में आता था? मेवाड़ में। कौन सी रियासत में? अच्छा बताओ मेवाड़ में सामंतों की कितनी श्रेणियां थी? 3। कौन कौन सी? 16, 32, गोल। और मेवाड़ जो भिजोलिया वो कौन सी श्रेणी का हिस्सा है? 16। मतलब कितने सरदार हो गए ये? कितने सरदार हो गए? आपको पता है बिजोलिया किसने बसाया? अशोक परमार ने। किसने बसाया था? अशोक परमार का क्या इंट्रोडक्शन है? तो ये अशोक परमार जो था राणा सांगा का सामंत था। और राणा सांगा ने अशोक अशोक परमार को कौन सी जागीर दी थी? उपरमाल की। कौन सी जागीर दी? और इसी उपरमाल की जागीर में इसने क्या बसाया था? बिजोलिया। अच्छा मुझे बताइए बिजोलिया के अंतर्गत अगर मैं कहूं किस जाति के किसान थे? किसानों की जाति कौन सी? सामंतों की जाति कौन सी? सामंत किस जाति के थे? किसान किस जाति के थे? किन्होंने अत्याचार किए? परमारों ने। आंदोलन किसने किए? धाकड़ों ने। अच्छा किसान एक दूसरे को क्या कहते थे? कामरेड। क्या कहते थे? अच्छा परमा जो धाकड़ जो सामंत थे उन्हें क्या कहते थे? यहाँ राव जी। क्या कहते थे? यही पढ़ा था हमने। पहला चरण पढ़ा। पहला चरण का कार्यकाल आपको मैंने बताया था कि पहला चरण 1897 से लेकर 1915 तक था। मैंने कहा था कि इसका सामंत हुआ करता था पहले कृष्ण सिंह। सामंत कौन हुआ करता था? और कृष्ण सिंह के काल में बताते किसानों पर अत्याचार हुआ तो किसानों ने 1897 में बता दें बिजोलिया में कहीं भी किसान इकट्ठे नहीं हो सकते बैन कर रखा था।
तो किसान एक मृत्यु भोज का अवसर का फायदा उठाते हैं। और भीलवाड़ा में, बिजोलिया में गांव था गिरधारीपुरा गांव, और गिरधारीपुरा गांव में किसान बताया था गंगाराम धाकड़, और गंगाराम धाकड़ के यहाँ काय का आयोजन था, मृत्यु भोज के अवसर पर इकट्ठे हुए। कितने किसान एकत्रित किए? अच्छा, कितने किसान नियुक्त किए थे? 2। एक तो कौन सा? नानजी। एक तो कौन था? दूसरा कौन था? इन दोनों को शिकायत लेकर कहां भेजा? उदयपुर। राणा ने 7-8 महीने बाद मुलाकात की और जांच का आश्वासन दिया, तो जांच आयोग कौन सा भेजा? हामिद हुसैन। पहले चरण में कौन सा था? हामिद हुसैन जांच आयोग आया, लेकिन हामिद हुसैन ने रिपोर्ट तो दी किसानों के पक्ष में, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। नानजी ठाकरी पटेल को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया और उनकी जमीन हड़प ली, और बताते कृष्ण सिंह ने इनको सजा देने के लिए 1903 में वापस से कर लगा दिया, चवरी कर। चवरी कर क्या है बताओ? किसानों की लड़की की शादी पर लगाया गया कर, चवरी कर लगा दिया। कृष्ण सिंह की मैंने बताया था 1903 से लेकर 1905 तक इस कर के कारण किसानों ने लड़कियों की शादी नहीं की। ऐसी लड़कियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 200। जिसके बाद भी सामंत नहीं माना तो सामंत के खिलाफ आंदोलन कर दिया। इस सामंत की 1906 में हो जाती है मृत्यु। इनका बेटा पृथ्वी सिंह सामंत बना, और उन्होंने 1906 में कौन सा कर लगा दिया? तलवार बंधाई कर। और तलवार बंधाई कर जो लगाया था उसके खिलाफ कितने किसान निकल कर आ गए? 3। पहला कौन सा था? साधु सीताराम दास। दूसरा कौन सा था? ब्रह्मदेव। और तीसरा कौन सा था? फतेहकरण। तीसरा कौन सा था? पहला चरण असफल हुआ है, सफल हुआ? बताओ ना। साधु सीताराम दास कहां गए थे? चित्तौड़गढ़। अरे कहां गए? किससे मुलाकात हुई? विजय सिंह पथिक जी से। पथिक जी से मुलाकात तो हुई 1915 में, लेकिन पथिक जी बिजोली आए कब थे? कब आए थे? यही याद करना। और यहां से चरण कौन सा स्टार्ट होता है? दूसरा। मुझे बताओ हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई? पहला आंदोलन कौन सा है? कहां से हुआ? किसने किया? कहां किया? फिर कौन सा आया? कितने चरणों में? कहां था? काय में था? सामंत कितने? पहला बताओ। दूसरा। तीसरा। बिजोलिया काय में? कितने सरदारों में? बिजोलिया किसने बसाया? किसका सामंत था? कौन सी जागीर दी? सामंतों की जाति, किसानों की जाति। किसान क्या कहलाते? सामंत क्या कहलाते? अच्छा मुझे बताओ, गनीम बराड़ किस समय वसूला जाता था? राजकुमारी की शादी पे, किसानों की लड़की की शादी पे। अतिरिक्त कर क्या है? बिना पैसे के काम, कटी फसल पे, खड़ी पे। नया बनेगा तो, नया बनेगा तो क्या कहलाएगा? अच्छा मुझे तो पहला चरण कब से कब तक है? 1897 से 1915। सामंत कौन है? कब की बात है? कौन सा गांव है? काय का अवसर था? कितने किसान थे? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? कहां गए? जांच आयोग कौन सा आया? कार्रवाई हुई थी क्या? 1903 में कौन सा कर लगा दिया? नया कौन बना है? 1906 में इसने कौन सा कर लगाया था? तलवार बंधाई कर। और उसके खिलाफ आंदोलन किसने किया है? साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण। मुझे एक बार कॉपी दिखा दो, कहां तक करवा दिया है क्या किसी के पास? दूसरा भी स्टार्ट करवा दिया? तीसरा भी? अच्छा तीसरा स्टार्ट करवाना है। वो कई दिन हो गए ना। आधे लोगों की तो आत्मा ही सो गई है देखो, अब जगाना पड़ेगा। अच्छा एक ही जांच आयोग करवाया भी? हाँ गायब हो जाता हूं मैं। अखबार करवा दिए, जांच आयोग भी करवा दिए। अब लास्ट स्टेप चल रहा है, तीसरा चरण ही आएगा देखो। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपने ट्राई किया हो, जिससे पहले पढ़ने वाले टॉपिक में और इसमें ट्राई नहीं किया? बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, ट्राई करना ही नहीं है। आपके काम थोड़ी ट्राई करने वाले, तो साइंटिस्टों के काम है। मिसाइलों को ट्राई किया जाता है, तुम थोड़ी ट्राई कर। सुनेंगे कौन से वाले का? एकीकरण से संबंधित। उसमें आंसर क्या आएगा? क्योंकि उसमें राजस्थान संघ लिख रखा है,
और राजस्थान संघ लिख रखा है ना। राजस्थान संघ मैंने आपको बताया 2 चरणों के नाम है राजस्थान संघ, एक छठवें का और एक दूसरे का, सेकंड का और छठवें का। और वो दूसरे के आगे बस पूर्व लगता है। जब छठवां ऑप्शन में नहीं है तो राजस्थान संघ दूसरे चरण का ही माना जाता है कि दूसरे और हाँ दूसरे को मानेंगे जब छठवां ऑप्शन में नहीं है। यदि उसमें छठवां ऑप्शन होता तो आंसर वही होता छठवें के अकॉर्डिंग। हाँ ठीक है। चलिए, मैंने आपको फर्स्ट डे ये कहा था किसी भी पेपर में बैठ जाना, आपको हिस्ट्री आएगी बाकी कुछ आए ना आए। देखो चलिए अब आगे चलते। ट्राई नहीं करते बहुत अच्छा डिसीजन है, क्यों माइंड माथा खराब करना है। बढ़िया चल रहा है सब, पेपर देंगे जब का जब देख लेंगे, पहले थोड़ी होता है सब कुछ। देखो रिजल्ट सरकार को देना है, पेपर सरकार को बना के देना, तुम्हें तो पेन ले जाके बस ट्राई तो करना है। सरकार चाहेगी तो ले लेगी, उनको जगह जरूरत ही नहीं तो क्यों लेगी तुम्हें सरकार। चलिए, पहले हुआ करता था घरों से ले जाते थे, आजकल तो आप चले जाओ जब भी भगा देते। देखो तीसरा चरण स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले आपको देखना है हमने सेकंड चरण पढ़ा था भाई। और सेकंड चरण में हमने क्या पढ़ा है कि सेकंड चरण के नेतृत्वकर्ता हम किसको मानते हैं, विजय सिंह पथिक जी को। लेकिन मैंने कहा था कि ऐसे नहीं करना है कि केवल पथिक जी याद करने हैं, इनके साथ एक व्यक्ति और था राम नारायण चौधरी। कौन था भाई? और मैंने एक और व्यक्ति बताया था माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा, ये भी आपको ध्यान रखना। यहां से एक कंडीशन अपने को क्या याद करनी है, जब इन्होंने इसको आगे बढ़ाया तो पथिक जी द्वारा एक तो विद्या प्रचारिणी सभा, एक तो संस्था बनाई गई थी विद्या प्रचारिणी सभा। कल भी ये क्वेश्चन आया था कि विद्या प्रचारिणी सभा बिजोलिया किसान आंदोलन में साधु सीताराम दास द्वारा बनाई गई थी। लेकिन ये ध्यान ध्यान रखना, साधु सीताराम दास उसको संभालने वाले थे। मेन जो मुख्य जो स्थापना की थी वो विजय सिंह पथिक ने की थी, क्योंकि ये संस्था पहले से हरिभाई किंकर के नाम से काम कर रही थी, इसलिए विजोलिया में पथिक जी को इसका श्रेय दिया जाता है। साधु सीताराम दास केवल संभालने वाले थे। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था एक संस्था और पढ़ते हैं, उपरमाल पंचवोड़। ये सबसे ज्यादा ग्रेड के पेपर में आती है उपरमाल पंचवोड़। छोटे एग्जामों में विद्या प्रचारिणी सभा, और ग्रेड के एग्जामों में जो आरपीएससी लेती है उपरमाल पंचवोड़। उपरमाल पंचवोड़ की स्थापना आपको ध्यान हो तो 1917 में हुई थी। और कहां हुई थी? बैरीसाल गांव, या बैरसाल हो जाता है या बैरीसाल गांव। इसके अलावा उस दिन क्या था आपको पता हो तो हरियाली अमावस्या क्या थी उस समय। और इसका सरपंच किसको बनाया था? मन्ना पटेल को। किसको बनाया था भाई? मन्ना पटेल को। एक तो ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा मुझे बताओ पथिक जी का केंद्र कौन सी जगह थी आंदोलन की, हेडक्वार्टर कहां था इनका? बिजोलिया में। कौन सी जगह पर रहकर आंदोलन कर रहे थे? उमा जी का खेड़ा। और उमा जी के खेड़ा पे से आंदोलन करते थे तो इन्हें खबर किसानों तक पहुंचानी तो क्या करते थे? क्या करते थे? तुलसा भील। संदेश भाग कौन सा था इनका? क्या करता था तुलसा भील? ये पैदल पैदल जाकर किसानों तक खबर पहुंचाता था। ठीक है, ये भी हमें पता है। फिर पथिक जी को लगा इस आंदोलन को थोड़ा प्रभावी करना होगा, इसके लिए कितने समाचार पत्र मैंने याद करवाए आपको? याद करवाए क्या? पहला अखबार कौन सा है? प्रताप। पहला कौन सा है? दूसरा बताओ कौन सा है? अभ्युदय। तीसरा कौन सा है? भारत मित्र। और चौथा बताओ? अरे चौथा कौन सा? मराठा। इनकी केवल इतना पूछा जाता, बताइए प्रताप कहां से चलाया? प्रताप कहां से? अभ्युदय कहां से? प्रयाग से। भारत मित्र कहां से? कलकत्ता। मराठा कहां से? पूरे कहां से? चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आती है इसको लेकर, मुझे बताइए यहाँ सबसे पहले कांग्रेस के कितने अधिवेशनों से इसका संबंध है? कितने? 3। पहला 1919। 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? 1920 में। 1920 में कहां? 1921 में। तीनों लिखवा रखे हैं ना। पहली बात आपसे पूछा जाएगा, बताइए बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? 1919 का कौन सा अधिवेशन है? पेश किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। विरोध कितने लोगों ने किया? कौन कौन थे? समर्थन किसने किया? एनसी केलकर ने। तिलक जी का सपोर्टर था। दूसरी बात है 1920 में नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ था? प्रदर्शनी। क्या की थी? और कितने किसान बुलाए थे पथिक जी ने? 3। कौन कौन से? गोकुल जी, नंदलाल जी और कालू जी। और ये बताया गया कि किसानों को प्रदर्शित करके दिखाना होगा कि समस्या किस हद तक है, तब जाके इनको रियलाइज होगा। तो ये प्रदर्शनी है। 1921 में
गांधी जी ने क्या कहा कि मैं तंग आ चुका हूं बिजोलिया से, पथिक जी आप कहिए किसानों को कि वो हिजरत कर जाएं, जब सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, यानी वहां से चले जाएं, हिजरत कर जाएं। तो पथिक जी ने क्या कहा, हिजरत करना नामर्दों का काम है, मर्दों का नहीं, और बिजोलिया में मर्द रहते हैं। ये उनकी स्टेटमेंट है। अच्छा मुझे बताइए, क्वेश्चन आया था प्री में कि बताइए पथिक जी गांधी जी से मिलने कहां गए थे? अहमदाबाद कब चले गए? मुंबई कहां गए थे? अरे कहां गए? गांधी जी के कहने पर पथिक जी ने एक संस्था बनाई थी, राजस्थान सेवा संघ। कौन सी बनाई है? आपको पता है राजस्थान सेवा संघ कब बनी, कहां बनाई थी, इसका ट्रांसफर कहां किया है? अजमेर में। और अजमेर में ट्रांसफर कब किया था? 1920 में। इसके बाद बात आती है पथिक जी ने कितने समाचार पत्र चलाए? 3। कितने चलाए? पहला बताओ कौन सा है? राजस्थान केसरी। दूसरा बताओ? अरे दूसरो। और तीसरो? तरुण राजस्थान। चलो एक क्वेश्चन बताएंगे, पहले अखबार का राजस्थान केसरी नाम ही क्यों रखा? क्यों रखा था राजस्थान केसरी का राजस्थान केसरी नाम? क्यों रखा? मूड हो रहा था? क्या है? नहीं नहीं, बड़दा में हुआ था ये तो। राजस्थान केसरी का नाम राजस्थान केसरी इसलिए रखा गया, गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे केसरी सिंह बारेट, और वो इस समय इनके साथ थे, और तो इसीलिए केसरी सिंह बारेट के नाम पर इस अखबार का नाम रखा गया है राजस्थान केसरी। किसके नाम पर रखा गया है? अब केसरी सिंह बारेट कौन थे? नहीं पढ़ा ना? हिंदुस्तान का एकमात्र ठाकुर परिवार जिसने भारत की दास्ता और ये गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को क्रांति की आग में झोंक दिया, जिसमें पूरा परिवार जलकर भस्म हो गया। रास बिहारी बोस ने इनके परिवार के लिए कहा था केसरी सिंह बारेट के लिए, इसलिए इनको प्रसिद्ध है केसरी सिंह बारेट। 3 ही सदस्य थे इनके घर में, मेंबर पुरुष जो थे, जेंट्स जो थे, तीनों के तीनों क्रांति में 20 साल की सजा तो केसरी सिंह बारेट को होती है। प्रताप सिंह बारेट को 22 साल की एज में मार दिया जाता है जेल में। उनका भाई था जोरावर सिंह बारेट, वो जीवन भर भटकता ही रहा और जंगलों में ही मर गया। तो 3 ही लोग थे। अब बात आती है एक और, ये 3 अखबार हो गए। अब एक तथ्य आता है जांच आयोग। मुझे बताओ सबसे पहले जांच आयोग याद करवाया था मैंने आपको, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। चेक कर लो एक बार, पहला कौन सा आयोग था? इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के सदस्य याद करने, एक तो कितने सदस्य हैं इसमें? 3। पहला कौन सा है? बिंदुलाल। और दूसरा कौन सा है? अफजल अली। और तीसरा कौन सा है? अमर सिंह राणावत। अब मुझे बताओ इसने रिपोर्ट किसानों के पक्ष में दी है क्या? कार्रवाई हुई थी क्या? फिर दूसरा जांच आयोग कौन सा आया? भवानी दयाल। कौन सा आया है बताओ? भवानी दयाल को किस संस्था द्वारा भेजा गया? राजपूताना मध्य भारत सभा। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया इस बार, फर्स्ट ग्रेड में राजपूताना मध्य भारत सभा। इसके बाद कौन सा आयोग आया है? आरटीआर। आरटीआर का अर्थ जानते हो? राज सिंह, तख्त सिंह और रमाकांत। इसने भी किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। ये पूरा का पूरा मैटर यहीं तक पढ़ाया है शायद लास्ट में, है ना? अब इससे आगे में पढ़ना है, इससे आगे पढ़ना है। तो बाकी के जो जितने भी किसान आंदोलन है वो ऐसे कि स्टार्ट करने के बाद खत्म हो जाते हैं। बिजोलिया ऐसा है कि स्टार्ट होने के बाद खत्म होने में टाइम लगाता है, स्टार्ट जल्दी होता है कि सबसे पहले। बहुत अच्छा किया, देखो डरा ही दिया, देखो। हाँ चलिए भाई, नहीं इंपोर्टेंट है, अनैच्छिक क्रिया है, बस मसाला बाहर नहीं आना चाहिए। देखिए अब पहली बात है, हमें यहां तक हम पढ़ लेते तो अनैच्छिक क्रिया पे कंट्रोल नहीं होता, साइंस का था, और कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए। पुरुष ध्यान रखना, अगर कंट्रोल करेंगे तो पता नहीं कहां से कब आवाज आ जाए, कंट्रोल नहीं करना है अनैच्छिक क्रिया। चलिए अब देखते हैं भाई, यहां से तो हम पहुंच चुके, आरटीआर पे पहुंच गए ना। आरटीआर के आगे क्या है? हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ। और पहले विश्व युद्ध के बाद भारतीयों में अशांति की माहौल था, और वो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ, क्योंकि भारतीयों ने पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, जबकि अंग्रेजी सत्ता कमजोर पड़ रही थी पहले विश्व युद्ध में, हार तय दिख रही थी। और उन्होंने भारतीयों से मदद मांगी कि साहब आप हमारा साथ दें, सभी भारतीय, जैसे हम आपका देश संभाल रहे हैं, आपको सुरक्षा दे रहे हैं, आपका सिस्टम चला रहे हैं, तो आप हमें हमारे विश्व युद्ध में मदद करें, हमारी सहायता करें।
लेकिन भारतीयों ने क्लियरली मना कर दिया कि कोई भी भारतीय पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं देगा, खासकर कांग्रेस नहीं देगी। तो कांग्रेस ने अपने आप को भारतीयों को घोषणा कर दी कि विश्व युद्ध में भाग नहीं लेना है। तो भारत में एक संस्था और काम करती थी मुस्लिम लीग, वो अलग से संगठन था मुस्लिमों का। तो उसको जाके अंग्रेजों ने प्रस्ताव दिया कि फूट डालते हैं और तब भाग लेवाते हैं। तो मुस्लिम लीग के पास गए, उनसे कहा कि आपको हमसे हमारे इस विश्व युद्ध में साथ देना है। उन्होंने कहा जब कांग्रेस नहीं दे रही तो हम भी नहीं देंगे, भारत में से कोई बच्चा भी आपका साथ नहीं देगा। तो उन्होंने उन मुस्लिम लीग को प्रलोभन दिया कि आपकी मांग है पृथक निर्वाचन की, उपनिर्वाचन की मांग देंगे, आपकी जितनी भी शर्तें उन सबको मान लेंगे, बस आप हमारा साथ दें। तो मुस्लिम लीग ने पहले विश्व युद्ध में साथ दिया, लेकिन शर्त रखी। मुस्लिम लीग का और मुस्लिमों का सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता है खलीफा, तुर्की का राजा हुआ करता था, कि उस अगर आप अंग्रेज हमारी मदद से जीत जाते हैं तो हमारे खलीफा और तुर्की के राज्य से आप छेड़छाड़ नहीं करोगे। लेकिन अंग्रेजों ने वो शर्त तोड़ दी। जैसे युद्ध में जीते विश्व युद्ध में, उन्होंने सबसे पहले खलीफा और तुर्की राज्य पर हस्तांतरण कर लिया, जिसके कारण भारत में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन, जिसको गांधी जी ने सपोर्ट किया है। तो भारत जो था अशांति की स्थिति में था। तो अंग्रेजों के मुस्लिम लीग भी विरोधी हो गई पहले विश्व युद्ध के बाद, और कांग्रेस तो पहले से भड़की हुई थी। तो ये बताया जाता है जब अशांति की स्थिति हुई तो अंग्रेजों ने देखा कि अब ऐसा करते हैं, भारत को वापस से भारतीयों को संतुष्ट करते हैं और वापस से भारतीयों से तालमेल बिठाते हैं। भारत और अंग्रेजी सत्ता, जो अंग्रेजी सत्ता थी और भारतीय जो आम लोग थे, उनमें बहुत बड़ा गैप हो गया। भारतीय लोगों का मानना था कि हम पर जितने अत्याचार हो रहे हैं, जितने भी हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है, वो अंग्रेज करवा रहे हैं। जबकि कई बार ऐसा होता था अंग्रेजों को पता ही नहीं चलता था। तो इसलिए अंग्रेजों ने प्लानिंग बनाई कि भारतीयों का विश्वास दोबारा से जीतना, दोबारा से कनेक्टिविटी बढ़ानी है। तो इसके लिए क्या करें, तो उन्होंने कहा कि जहां जहां आंदोलन चल रहा है आम जनता का, किसानों का, मजदूरों का और गरीब लोगों का, उन सबकी मांगे मानकर उनके मसले सॉल्व किए जाएं, जिससे कि अब अंग्रेजों के प्रति उनका विश्वास बढ़े। इसलिए इन्होंने क्या किया, 1922 में अंग्रेजी सत्ता द्वारा भारत राजस्थान का एजीजी था मिस्टर हॉलैंड, मिस्टर हॉलैंड को भेजा और आदेश दिया, हॉलैंड साहब आप जाइए और जाकर बिजोलिया का मसला सॉल्व कीजिए। वहां आंदोलन कई सालों से चल रहा है, उनका मसला सॉल्व नहीं हो रहा है, जनता में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ और ज्यादा गुस्सा पनप रहा है। तो हम नहीं चाहते कि असंतुष्टि ज्यादा फैले, तो आप एक काम करें, आप इस मसले को सॉल्व करवाएं। तो ये गया था लगभग फरवरी 1922 में, और फरवरी 1922 में इसने दोनों साइडों से कैंडिडेट बुलाए। एक साइड अपन मान लें सरकार की तरफ से, और एक साइड के कैंडिडेट जो थे वो थे किसानों की तरफ से। दोनों साइड के कैंडिडेट बुला के समझौता करने की कोशिश की। सरकार की तरफ से अगर हम बात करें तो मेवाड़ का पीएम था उस समय प्रभाष चंद्र चटर्जी, प्रभाष चंद्र चटर्जी था। एक था हाकिम शायर बिहारी मल, हाकिम शायर बिहारी मल। एक था सचिव था आगलवी, सचिव था आगलवी। इन लोगों को इकट्ठा किया जो इस साइड से आए, और किसानों की तरफ से आए थे माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल, और एक आया था नारायण जी पटेल, नारायण जी पटेल और मोतीलाल। और इनमें समझौता हुआ। इनका मीडिएटर हेड कौन है भाई, हॉलैंड, एक अंग्रेज अधिकारी, उस समय एजीजी था। एजीजी समझते हो आप, एजेंट टू गवर्नर जनरल। जब आप 1857 की क्रांति पढ़ोगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है क्रांति में एजीजी क्या है। तो अब इनमें समझौता करवाया, और समझौते में इनको लगा अंग्रेजों को कि वे किसान पीड़ित हैं, तो इन्होंने घोषणा की समझौते के अकॉर्डिंग। इस तथ्य पर मैं पहुंचा हूं कि आज के बाद किसानों के जो 84 कर लगा रखे आपने बिजोलिया में, उनमें से 35 कर जो हैं वो माफ किए जाते हैं। मात्र 49 कर ही हैं जो सामंत किसानों से ले पाएंगे, बाकी के सारे करों को माफ किया जाता है। तो 35 कर माफ कर दिए। क्या है, पी होता है पॉलिटिकल एजेंट। देखो ऐसे होता है जैसे भारत का, पूरे भारत का होता है राष्ट्रपति, ये पूरे नेशनल हो गया, भारत का हो गया। फिर वो अपने अंडर राज्यों में नियुक्त करता है राज्यपाल, फिर होती है, ये राज्य का हो गया। फिर रियासत होती है, जैसे अभी जिले उसमें एमपी हो गए, एमएलए हो गए। ऐसे अंग्रेजों का क्या होता है, अंग्रेजों का भारत का सबसे बड़ा अधिकारी होता था गवर्नर जनरल, जिसे कहते थे जीजी। वो अपने अंडर राज्य में रखता था एजीजी, अपना एजेंट, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और ये अपने अंडर राजाओं पर, रियासतों में रखा करते थे अपना एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट। ये पीए क्रम है जिससे कि सिस्टम को अच्छे से चलाया जा सके।
क्या हुआ? हाँ हाँ, नहीं नहीं, एजीजी है ओनली, हॉलैंड ही आया, पीए का कोई रोल उनमें रोल ही नहीं था, ओनली एजीजी का रोल है। और मिस्टर हॉलैंड ही हेड है इसमें, बाकी के सारे मेवाड़ के लोग आए थे जो कर्मचारी थे। नहीं नहीं, पीए नहीं है, केवल हॉलैंड है। और ये प्रधानमंत्री था मेन, ये सचिव आया आगलवी, इसके अलावा और कौन है? एक बिल्किंसन था, एक अधिकारी और है बिल्किंसन, केवल इनको ही बुलाया गया है। एक बिल्किंसन है और कोई नहीं, ये चार ही लोग हैं, और इस समेत 5 लोग हैं। अब इनमें समझौता किया है तो कितने कर माफ कर दिए भाई? 35। तो कितने कर शेष रह गए? 49। बताया गया है कि किसान जो थे बड़े खुश हो गए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी मांग सुनी गई है और पूरे 35 कर माफ हो रहे हैं। और जब माफ होते हैं 35 कर तो किसान क्या लेकर आते हैं? सबसे पहले डीजे। डीजे बुक हो गया कि अब डीजे बजेगा, डांस वांस करेंगे, बढ़िया सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन सामंतों को यह फैसला पसंद नहीं आया कि इतने कर कौन माफ करता है? कोई 2 माफ कर जाओ, 3 माफ कर जाओ, 35 35 कौन माफ करता है? तो इसलिए बताते हैं सामंत इससे खुश नहीं थे। लेकिन एजीजी हॉलैंड का आदेश है तो मानना पड़ेगा। और ये बताते हैं फैसला हुआ, घोषणा हो गई, इसे ट्रेन की तरफ ये से विदा करने गए, छोड़ने गए ट्रेन के रेलवे स्टेशन तक। रेलवे स्टेशन पे बातचीत करते उन्होंने कहा, हॉलैंड कहकर जाता है कि साहब अब आप किसानों से तालमेल बना के रखना। बिल्कुल साहब, तालमेल बना के रखेंगे। तो क्या होता है, इसमें बिठाया गया, और जैसे ट्रेन में हॉलैंड बैठा, जैसे ट्रेन रवाना होती है, तुरंत इन सामंतों ने घोषणा कर दी, कोई कर माफ नहीं, हम तो पूरे के पूरे 84 लेंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं ट्रेन दोबारा यू टर्न लेकर आ जाए, ट्रेन गई तो गई। तो इसीलिए बताते हैं सामंतों ने इसे मानने से इंकार कर दिया, मना कर दिया। और ये बताया जाता है इस कारण से जो ये आया था वापस पैक होके चला गया। मतलब किसान किसी भी एक भी बार डांस पूरा कर ही नहीं पाए, हर बार डीजे बैक हो जाता था। तो इसको कहते हैं हम हॉलैंड आयोग, जो फरवरी 1922 में आया था। इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात आती केवल दूसरे चरण में, ये हॉलैंड आयोग वाला ही तथ्य रह गया है, इसको आप याद कर लें बस। इसके बाद तीसरा चरण आएगा। तीसरे चरण में मुद्दा है ही नहीं, आएगा और खत्म हो जाएगा। तीसरे चरण में जांच, इस दूसरे में लास्ट जो फैक्ट है वो यही है। और ये ध्यान रखना है, ये जांच आयोग आया, इस जांच आयोग को नाम देते हैं हॉलैंड आयोग। मिस्टर हॉलैंड आयोग। और मिस्टर हॉलैंड आयोग आया था फरवरी 1922। ये आया है फरवरी 1922 को। और ये बताते हैं ये किस किस के मध्य हुआ, इसमें भाग किस किस ने लिया। तो 2 साइड अपन बांट लेंगे। सरकार की तरफ से और एक किसान। बात है इसमें पार्टिसिपेट इन्वॉल्वमेंट किस किस का था। तो एक तो मेवाड़ का पीए है, मेवाड़ पीएम, सॉरी पीएम समझ जाओगे आप, प्रभाष चंद्र चटर्जी। दूसरे की बात करें, सचिव आगलवी। बिल्किंसन। शायर हाकिम बिहारी मल। ये इधर से हो गए। और किसानों की तरफ से माणिक्य लाल वर्मा, नारायण जी पटेल। इसमें फैसला क्या किया गया है? 84 प्रकार के कर में से कितने कर माफ कर देंगे? 35।
लेकिन सामंतों ने मानने से क्या कर दिया है, इनकार कर दिया। इसमें घोषणा की, पैंतीस कर माफ कर दिए, लेकिन बताते हैं सामंतों ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन सामंतों ने मानने से इनकार कर दिया। जो एक नई चीज हम पढ़ेंगे कि पथिक जी बिजोलिया में कब से कब तक रहे थे। तो एक तो तय है कि पथिक जी बिजोलिया आए कब थे भाई, 1916। इनविटेशन कब दिया गया, 1915। आए कब थे, 1916 में। दूसरी बात है कि पथिक जी बिजोलिया रहे कब तक थे, बिजोलिया में रहे कब तक थे, बड़ा मुद्दा है। तो पथिक जी बिजोलिया में इनका कार्यकाल है 1916 से लेकर 1929 तक, 1929 तक बिजोलिया रहे हैं। लेकिन उनकी कार्य प्रणाली जो थी वो दी एंड हो जाती है 1923 में। रीजन क्या है, वो रीजन मैं आपको बताऊंगा। अच्छा मैं आपसे कहूं, बताइए बिजोलिया में आंदोलन का कारण क्या है, क्या है बताओ। 84 प्रकार के घर। मान लो मैं आपसे कहूं, बताइए दूसरे चरण का आंदोलन का कारण क्या है। तो अब ये नहीं है कि बहुत टाइम पहले पढ़ा करते थे कि पूरे बिजोलिया आंदोलन का कारण 84 प्रकार के कर हैं, सब चीज चेंज हो गई है। दूसरे चरण के आंदोलन का कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध की भरपाई के लिए प्रति हल 10 रुपए लगान वसूल करना आंदोलन का कारण था, जिसके कारण पथिक जी ने एक नारा लगाया था और पथिक जी ने कहा था, ना पुलिस से ना प्रशासन से किसी से नहीं डरेंगे, हम लड़ेंगे, कोई भी आ जाए हम सत्ता से आगे झुकेंगे नहीं। तो ये एक तो ये मेन रीजन है। अब तीसरे चरण का भी कहीं ना कहीं कोई तो कोई कारण है, और तीसरे चरण का रीजन क्या था उसका भी अलग है। तो अब 84 प्रकार कॉमन नहीं पढ़ रहे, वो तो जब है जब और कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो 84 तो चिपका नहीं है। लेकिन अब तीसरे चरण का भी रीजन अलग है। मुझे बताइए, मैं आपसे कहूं, बताइए बिजोलिया में पथिक जी कब से कब तक रहे भाई, 1916 से 1929 में। पथिक जी का पहला आंदोलन का केंद्र था उमा जी का खेड़ा। कौन सा था, उमा जी का खेड़ा। लेकिन पथिक जी ने क्या किया, बाद में अपना जो आंदोलन का केंद्र था गांधी जी के कहने पर अजमेर ट्रांसफर कर लिया। तो बाद में उनका आंदोलन का केंद्र क्या था, अजमेर। पथिक जी बिजोलिया में कब से कब तक रहे हैं, 1916 से 1923। लेकिन मुद्दा यह है कि मैंने आपसे कहा कि जो तीसरा चरण है वो 1923 में स्टार्ट हो जाता है और 1941 तक चलता है। अब कोई ना कोई तो मुद्दा ऐसा हुआ है, तो वही रीजन बनेगा तीसरे चरण के आंदोलन का कारण। पहले चरण का कारण है 84 प्रकार के कर हैं, और फिर मैंने आपसे बताया कि दूसरे चरण का कारण है 10 रुपए वसूलना। अब तीसरी सिचुएशन क्या, वो देखो 1923-24 में क्या हुआ। 1923 में बताते हैं कि जो बिजोलिया था इसमें अतिवृष्टि हुई थी। अतिवृष्टि समझते हो आप, अतिवृष्टि ऐसे कहते हैं अनावृष्टि, और ये भयंकर वाली हुई उस समय, अतिवृष्टि और अनावृष्टि, जिससे फसल बर्बाद हो गई। अंग्रेजों का एक कानून था रैयतवाड़ी, और रैयतवाड़ी कानून में एक नियम बना रखा था अंग्रेजों ने कि किसी क्षेत्र में आपातकाल हो जाए या कोई भी प्राकृतिक प्रकोप हो जाता है और प्राकृतिक प्रकोप के कारण फसल बर्बाद हो जाती है, तो उस सिचुएशन में किसानों का उस क्षेत्र का कर माफ कर दिया जाएगा, टैक्स फ्री कर दिया जाएगा उस क्षेत्र को। ये अंग्रेजों का नियम है, सरकार का नियम है रैयतवाड़ी के अकॉर्डिंग। लेकिन 1923 में क्या हुआ, 1923 में होता है कि अतिवृष्टि अनावृष्टि हुई, तो किसानों को लगा कि नियम के अकॉर्डिंग टैक्स माफ होंगे, देखो सो गए, या कर माफ हो गए, अब सो गए। देखो क्या पता नहीं पथिक जी क्या क्या कर रहा है बेचारा, कभी कहीं दौड़ रहा है, और तुलसा भील तो रुक ही नहीं रहा और आप सो गए। देखो सोया करो। देखो बात यह कि अतिवृष्टि अनावृष्टि हुई सोया करो, या नहीं, घर सोया करो। कई बार जगह सेलेक्ट करने में मिस वो हो जाते हैं कि कहाँ सही जगह। देखो तो बताते हैं कि अतिवृष्टि अनावृष्टि हुई तो सारे किसान इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर महकमा खास के पास गए जो टैक्स वसूली करता था। उससे कहा साहब देखो नियम के अकॉर्डिंग रैयतवाड़ी कहती है कि अंग्रेजी सत्ता का ये नियम है कि कर माफ कर दिए जाते हैं, आप जाइए और देखिए अतिवृष्टि अनावृष्टि हुई है तो हम ये टैक्स नहीं दे सकते और जल्दी से हमें ये
रियायत दें और हमें इसका अधिकार दें जिससे हम टैक्स ना दें, हमारे माइंड पर लोड है। तो महकमा खास जो था वो महकमा खास कहता है उनको, किसानों को, कि बेशक अंग्रेजों का नियम है लेकिन बिजोलिया में हमारी चलती है, हमारा अधिकार है, और बिजोलिया में आदेश है कि बेशक अतिवृष्टि अनावृष्टि क्यों ना हुई हो, आपको टैक्स देने पड़ेंगे, कहीं से भी लाओ। तो किसानों ने कहा साहब नियम कैसे तोड़ सकते हैं, आपने बनाया है, बिल्कुल वो अंग्रेजों का नियम है लेकिन इस ठिकाने में हमारी चलेगी और हमारा आदेश है कि आप अतिवृष्टि हुआ अनावृष्टि हुआ आपको टैक्स देने पड़ेंगे। सरकार के महकमा खास ने मेवाड़ में टैक्स फ्री करने से मना कर दिया। आज जब ये टैक्स नहीं देंगे तो दो टाइप की जमीन हुआ करती थी पहले, एक तो पीवल भूमि होती थी, एक बारानी भूमि होती थी। और हमेशा ऐसी सिचुएशन आने पर बारानी भूमि तो बिल्कुल टैक्स फ्री हो जाती थी। बारानी और पीवल में क्या है, ऐसी भूमि जो सिंचित हुआ करती थी वो तो पीवल है, और ऐसी भूमि जो कम सिंचित होती थी वो कौन सी थी, बारानी। तो कम सिंचित भूमि, यहां तो वैसी फसल नहीं हो रही, अब अतिवृष्टि होगी तो बिल्कुल नहीं होगी। तो इस बारानी भूमि पर उन्होंने टैक्स फ्री नहीं किए, तो सारे किसान इकट्ठे होकर गए पथिक जी के पास। अब उनके पास तो यही हथियार था, पथिक जी के पास गए, पथिक जी से उन्होंने सारी बात सुनाई, तो पथिक जी ने उनको अच्छी राय दी, एक बहुत बहुत बढ़िया राय दी। देखो मेरी माने तो किसान अब एक फैसला लेंगे, दिल पर पत्थर रखकर फैसला लेंगे। फैसला लेना कठिन है लेकिन लेना पड़ेगा सरकार को झुकाने के लिए। हो सकता है उल्टा भी पड़ जाए लेकिन आपको पेशेंस रखना है। किसानों ने कहा क्या करना है कि टैक्स हमेशा फसल पर होता है, और मैं चाहता हूं कि इनको सबक सिखाने के लिए सारे किसान अपनी अपनी जमीन को बंजर छोड़ दें, और बंजर छोड़कर आप दूसरे राज्यों में काम कर करके अपनी आजीविका चलाएं। ना फसल होगी, ना महकमा का टैक्स वसूलने का अधिकार रख पाएगा, पूरी तरह से जमीन बंजर रहेगी, तो वो कंगाल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे बिना टैक्स के। राजा को क्या मुंह दिखाएगा। इसलिए अब समय आ गया है एक बड़ा फैसला लेने का, दिल पर पत्थर रख लें, पूरी जमीन को बंजर छोड़ दें पूरी तरह से, जिससे कि आप महकमा खास टैक्स वसूलने का अधिकारी ना रख पाए। किसानों ने पथिक जी के कहने पर 800 बीघा जमीन जो बंजर छोड़ दी। पथिक जी ने 800 बीघा जमीन बंजर छोड़ दी कि इसमें खेती नहीं करेंगे। हमारा प्लान क्या था पथिक जी का, कि जमीन बंजर रहेगी, महकमा खास टैक्स लेने का अधिकार ही नहीं रख पाएगा जब फसल ही नहीं होगी। लेकिन महकमा खास और सामंत बड़े होशियार थे। जैसे ही ये किसान जमीन छोड़कर अन्य राज्यों में गए, उन्होंने दूर दूर राज्यों से ठेके पे किसान बुला लिए, मजदूर बुला लिए। ये भी तो किसी राज्य में गए, ऐसे अन्य राज्य के प्रताड़ित लोग थे, वो भी ऐसे ही चाह रहे थे कि हम भी दूसरे राज्य में जाएं, तो सामंतों ने ठेके पे किसान बुला लिए, मजदूर बुला लिया, और पूरी 800 बीघा जमीन उनको दे दी कि ये जमीन छोड़कर गए तो ये जब्त होती है जमीन, सामंतों की होती है, और 800 बीघा जमीन पे मजदूर काम करेंगे। प्लानिंग क्या थी, ये जमीन बंजर रहेगी, लेकिन जमीन तो बंजर है ही नहीं। अब जमीन किसकी गई है, किसानों की, खेती भी हो गई, तो महकमा खास और सामंत को सरकार तो कोई नुकसान है ही नहीं, नुकसान किसको जा रहा है, किसानों। जमीन भी गई, अब आप किस मुंह से मांगने जाओगे जमीन कि साहब हमारी जमीन वापस दे दो, तो सामंत तो कहेगा तू ही तो छोड़ के गया था, अब तो हड़पी जाएगी, अब ना मांग सकते हैं, जमीन भी गई, जुबान भी गई, अधिकार भी गया, सब गया। अब ये पथिक जी के पास गए किसान रोते रोते, साहब अब क्या करें, तो आप कह रहे थे खेतीबाड़ी नहीं होगी और महकमा खास घुटनों के बल आ जाएगा, ये तो उल्टा पड़ गया। उन्होंने कहा थोड़े दिन सब्र रखो, पेशेंस रखो। उन्होंने 2-3 दिन इंतजार किया, लेकिन किसानों के अंदर ही अंदर भौचाल चल रहा था कि ये बहुत बुरा हुआ, हमारी जमीन गई। तो कहते हैं कि पथिक जी से नहीं, अब रामनारायण चौधरी को बताते हैं। रामनारायण चौधरी के पास गए सारे किसानों, उन्होंने सारी समस्या बताई कि साहब 800 बीघा जमीन की, अब क्या करें, कैसे मांगे सामंतों से। तो रामनारायण चौधरी को पथिक जी का फैसला गलत लगा। रामनारायण चौधरी गई पथिक जी के पास और पथिक जी से कहा आपने किसानों के साथ धोखा किया है, गलत किया, आपने उनकी जमीनें बंजर छुड़वाकर उन्हें कंगाल कर दिया, उन्होंने बेघर कर दिया, आपने गलत निर्णय लिया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा, आप किसानों के साथ सही नहीं किया आपने, आप इन किसानों के दोषी हैं। उस पर अपराध साध दिए। तो पथिक जी ने कहा इतने दिन से मैं लड़ रहा हूं और आज आप कहते मैंने किसानों के साथ गलत किया, इनके साथ नहीं हूं मैं, इसलिए अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरा थैला पैक है, मैं जा रहा हूं। इसने थैला पैक करके बिजोलिया से खुद को 1923 में अलग कर लिया। अब किसान ये गया तो किसान किसके गले पड़ गए, साहब अब आप नेतृत्व करो, हमारी आवाज आप उठाओ। रामनारायण चौधरी कहता साहब मैं तो बिजी हूं, मैं नेतृत्व नहीं कर सकता, मैं अब लड़ नहीं सकता, तो फिर कौन करेगा। तो ये भी चला गया थैला उठा के, अब किसान किसको जाए बात बता रहे। तो यहाँ का लोकल व्यक्ति था माणिकलाल वर्मा, वो समझ गया आप कोई अन्य व्यक्ति को, कोई पावरफुल व्यक्ति को लाना पड़ेगा, तो उसने जयपुर के जमनालाल बजाज को पत्र लिख दिया, बजाज जी आप आए, किसान बड़े पीड़ित और आपकी बड़ी रिक्वायरमेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनकी समस्या लेने की समस्या सॉल्व करने के लिए आप आए। तो जमनालाल बजाज जयपुर से निकलते हैं, तो जयपुर से जब भीलवाड़ा आएंगे तो रास्ते में अजमेर पड़ेगा,
तो अजमेर में रुके, अजमेर में हरिभाऊ उपाध्याय के घर गए, उनसे कहा आप भी साथ चलो, आप सीनियर व्यक्ति हैं तो आप अच्छे तालमेल बिठाओगे किसानों से। तो हरिभाऊ उपाध्याय को बिठा लाए और 1923 में आकर तीसरा चरण स्टार्ट हो जाता, जिसके लीडर माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय। मैं आपसे को बताइए विजय सिंह पथिक कब से कब तक बिजोलिया रहे हैं? तीसरे चरण के आंदोलन का कारण है अतिवृष्टि या अनावृष्टि के दौरान टैक्स माफ ना करना, महकमा खास द्वारा बारानी भूमि से जमीन पर कर वसूलना, यह तीसरे चरण का कारण है। लीडर चेंज हो जाएगा। लेकिन मुझे बताओ विजय सिंह पथिक किसके कारण बिजोलिया छोड़ते हैं? राम नारायण चौधरी के कारण छोड़ते हैं। और कब से कब तक रहे हैं? 1916 से 1923। तो एक नोट लगा लो, ये चरण खत्म हो गया है। ये ऊपर वाला तो बना लिया ना? हाँ, बिजोलिया बाद में छोड़ा है, चरण 23 में स्टार्ट हो गया 1929। 27 में अलग हुए, लेकिन उनका लीडरशिप और जो अधिकार थे वो पूरी पावर छिन गई थी, उनकी पावर पूरी जमनालाल बजाज ने अपने हाथ में ले ली, इसीलिए 23 से चरण स्टार्ट मानते तीसरा। हाँ, गांधी जी ने भेजा, माणिकलाल वर्मा ने इनवाइट भी किया था। हरिभाऊ उपाध्याय तो अजमेर में थे, वो भी गांधी जी के ही सपोर्टर थे, तो 5 साल उनकी पूरी सेवा में आए थे, तो वो भी उन्हीं का आदेश मानते थे। तो इनका कार्यकाल पढ़ते हैं आप केवल कि 29 तक उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, लेकिन पूरी तरह से पावर नहीं थी जो पहले पावर थी। नोट लगाओ, नोट में लिखना पथिक जी का बिजोलिया में पथिक जी का बिजोलिया में कार्यकाल, पथिक जी का बिजोलिया में कार्यकाल 1916 से 1929 था। 1916 से 1929 तक था। नेक्स्ट लिखना 1923 में बिजोलिया में 1923 में बिजोलिया में अतिवृष्टि या अनावृष्टि हुई। 1923 में बिजोलिया में अतिवृष्टि या अनावृष्टि हुई। अनावृष्टि हुई जिसमें सरकार के नियमानुसार जिसमें सरकार के नियमानुसार प्राकृतिक प्रकोप के कारण प्राकृतिक प्रकोप के कारण फसल बर्बाद होने पर फसल बर्बाद होने पर कर माफ करने का प्रावधान था। कर माफ करने का प्रावधान था, लेकिन लेकिन बिजोलिया के महकमा खास ने बारानी भूमि पर बिजोलिया के महकमा खास ने बिजोलिया में कर माफ करना बिजोलिया के महकमा खास ने बिजोलिया में कर माफ करना स्वीकार नहीं किया। कर माफ करना स्वीकार नहीं किया। बन गया? कर माफ करना स्वीकार नहीं किया। बिजोलिया के महकमा खास ने बिजोलिया में कर माफ करना स्वीकार नहीं किया। ठीक है।
अब मुझे तो कितनी जमीन बंजर छोड़ दी गई है? 800 बीघा। किसके कहने पर? जिसके कारण किस किस के बीच विवाद होगा? विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी। जिसके बाद तीसरा चरण में नेतृत्व करता नया कौन आ जाएगा? जमनालाल बजाज। और कौन आ जाएगा? हरिबाबू उपाध्याय। और पहले से यहाँ कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। बात यह आती है कि माणिक्यलाल वर्मा यहाँ क्या करते थे? तो माणिक्यलाल वर्मा यहाँ बिजोलिया में पाठशाला में अध्यापक थे, पाठशाला में पढ़ाते थे। लेकिन उनको देश प्रेम का जो पाठ पढ़ाया गया है या देशभक्ति की जो शिक्षा दी गई है वो विजय सिंह पथिक द्वारा दी गई है। ये आने वाले टाइम में क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के कि माणिक्यलाल वर्मा को बिजोलिया में देश व्यक्ति की शिक्षा देने वाला व्यक्ति कौन था? विजय सिंह पथिक। जिससे प्रेरित होकर उन्होंने पाठशाला की नौकरी छोड़कर आंदोलन में भाग लिया है। उसके बाद ये व्यक्ति रुका ही नहीं, कहां कहां तक पहुंच गया आंदोलनों में। गांधी जी के सारे आंदोलन में इनका इन्वॉल्वमेंट है। 1930 में ले लो, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ले लो, हर एक आंदोलन में उन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया है। 1920 के सहयोग आंदोलन में देख लो। क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मिक्स के से आ रहे। राजस्थान के व्यक्ति का इंडिया से मिक्सअप कितना है कि बिजोलिया का माणिक्यलाल वर्मा असहयोग आंदोलन में भाग लेता है नहीं लेता है, ये कथन कहां तक सही है? तो आपका इन्वॉल्वमेंट है। तो आपका एक टॉपिक आता है पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व राजस्थान में। उनमें क्या पर्सनैलिटी में एक एक तथ्य पढ़ाने होते हैं हर एक व्यक्ति के कि किसका कहां कहां मूवमेंट रहा है, कहां कहां वो व्यक्ति गया है, वो एक एक तथ्य पढ़ाना होता है। तो अब यहां से अपन तीसरा चरण स्टार्ट करेंगे। वो तीसरा चरण आप देखो छोटा सा रह गया। तीसरे चरण में ज्यादा कोई मैटर नहीं है और छोटा सा है तीसरा चरण। तीसरा चरण है भाई 1923 से लेकर 1941 तक। इसमें आपको ये ध्यान रखना है नेतृत्व करता कि तीसरे चरण का नेतृत्व करता कौन था। तो ये आप ध्यान रखना है तीसरे चरण का जो नेतृत्व करता है वो है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। एक है हरिबाबू उपाध्याय। और तीसरा है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने यहाँ कौन सा गीत गाया था? पंछीड़ा। वो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। और आपको पता हो तो एक गीत भवरलाल प्रज्ञा चक्षु भवरलाल स्वर्णकार ने भी गाया था, मान मान मेवाड़ा राणा। लिखवाया क्या आपको? ठीक है। तो ये तीनों के तीनों लीडर हैं। और ये मान लीजिए कि जब ये क्रियाकलाप आंदोलन चल रहा था तो ये बताते हैं कई बहुत टाइम तक माणिक्यलाल वर्मा को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया है। और माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया से जब निष्कासित कर दिए तो वो अजमेर में जाके रहने लगे। अजमेर में बैठकर विजय माणिक्यलाल वर्मा ने किताब लिखी थी मेवाड़ की अवस्था। पहले केवल इतना आता था कि मेवाड़ की अवस्था किताब किसने लिखी, या फिर आता था माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सी किताब लिखी। आजकल आता है माणिक्यलाल वर्मा द्वारा लिखी गई मेवाड़ की अवस्था किताब कहाँ लिखी गई थी? तो अजमेर में, जब वो निर्वासित समय चल रहा था तब इनके द्वारा लिखी गई। तो प्रजामंडल में थोड़ा इनका विस्तार रहता है। इनका जो टाइम पीरियड था वो खत्म हुआ कि अब आप वापस आ जाइए, आपका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। जब ये वापस आए तो बताते हैं कि 1931-32 में सरकार ने एक फैसला लिया। उस समय मेवाड़ का पीएम बना था सुखदेव प्रसाद। और सुखदेव प्रसाद ने माणिक्यलाल वर्मा को खबर भेजी, यदि आपको ज्यादा समस्याएं हैं तो हमारी रिक्वेस्ट है आप उदयपुर आ जाएं अपने किसानों को लेकर समस्याएं सुनाने के लिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बताते हैं कि माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद के कहने पर किसानों को लेकर उदयपुर गए। और इस सीन में यह होता है कि सुखदेव प्रसाद इनका वेट ही कर रहा था कि कैसे भी आए। जब ये उदयपुर पहुंचे तो सुखदेव प्रसाद ने फैसला किया कि ये लोग इकट्ठे होकर आए ना तो पूरे बिजोलिया में यही वो लोग हैं जो बाकी के बिजोलिया को खराब कर रहे हैं, यही वो लोग हैं जो बाकी के बिजोलिया के किसानों को भड़का रहे हैं। इनको आज उठाओ और जेल में डाल दो, बिजोलिया का मसला ही सॉल्व हो जाएगा।
क्योंकि इन्होंने कहा था माणिक्यलाल वर्मा को, सुखदेव प्रसाद ने, वो सारे लोग आ जाएं जिनको लगता है कि बिजोलिया के किसान पीड़ित हैं, हमसे उनको समस्या है। तो बिजोलिया के किसान जो थे माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में उदयपुर पहुंचे। सुखदेव प्रसाद ने आदेश दिया कि यही वो लोग हैं जो बिजोलिया के फेस हैं, जिनके कारण किसान भड़के हुए हैं, आप इनको उठा के कैद कर दो। और माणिक्यलाल वर्मा और उनके सहयोगियों को इन्होंने कैद करके कुंभलगढ़ में रख दिया। तो कुंभलगढ़ में इनको क्या कर दिया था, कैद कर दिया था। जिसके बाद बहुत टाइम बाद इन्हें छोड़ा गया। लेकिन तभी दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था 1939 में, जिसमें अंग्रेजों को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी भारतीयों के सपोर्ट की। लेकिन अंग्रेजों को पता है कि पहले ही विश्व युद्ध में साथ नहीं दिया और न इसमें देंगे, और इस बार तो भड़के हुए हो रहे हैं, हर जगह पर सामंतों का शोषण चल रहा है। और हर एक किसान इस चीज का जिम्मा अंग्रेजों को देता है कि हमारे हमारे खिलाफ जो भी हो रहा है, हम पे जो भी अत्याचार हो रहे हैं, वो किस सरकार कर रही है, अंग्रेजी सरकार कर रही है, इसलिए इसका सॉल्यूशन करना होगा। इसलिए 1941 में ये बताते हैं, आदेश दिया अंग्रेजी सरकार द्वारा, बिजोलिया के किसानों का मसला सोल्व करो। और 1941 में समझौता हुआ और आंदोलन क्लोज हो गया है बिजोलिया। तो तीसरे चरण में केवल 3 ही फैक्ट आएंगे, 1931-32 का और एक 1941 के समझौते का। और आंदोलन कब से कब तक चला था बिजोलिया? 1897 से 1941, कितने साल? 44 साल। तो विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन कौन सा हुआ और किस टाइप का था? अहिंसात्मक। किस टाइप का था? अहिंसात्मक। क्या होता है? लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था बिल्कुल भी। फिर जेल में कैसे ले जाते थे? चुपचाप बैठ के चले जाते थे, आइसक्रीम खिला के ले जाते थे। झंडुओ देखो चले 1931-32। इसमें लिखेंगे 1931-32 में माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसान माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसान शिकायत लेकर अच्छा, पीएम से समझ जाओगे क्या? पीएम मतलब प्रधानमंत्री। सुखदेव प्रसाद से मिलने गए। प्रसाद से मिलने उदयपुर गए और ये माना जाता है कि माणिक्यलाल और किसानों को कैद करके कुंभलगढ़ में रखा और किसानों को कुंभलगढ़ किले में कैद कर दिया। कुंभलगढ़ में कैद कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों को सबको कुंभलगढ़ में कैद कर दिया। लेकिन सरकार का, अंग्रेजी सरकार का दबाव बना और इन्हें समझौता करना पड़ा। और ये अंतिम पॉइंट है इसका पूरे के पूरे आंदोलन का। 1941 में समझौता हुआ और समझौते में आपको यह ध्यान रखना किस किस के बीच हुआ। तो मध्य हुआ, एक साइड में तो है मेवाड़ सरकार और एक साइड में है किसान। सरकार और किसान दोनों का ट्रेंड देखें तो सरकार की ओर से मेवाड़ का पीएम था विजय राघवाचारी। विजय राघवाचारी। राजस्व मंत्री था मोहन सिंह मेहता मेवाड़ का। मोहन सिंह मेहता। सचिव था आगलवी।
और एक था विल्किंसन, ये रेजिडेंट था। और किसानों की तरफ से केवल एक ही व्यक्ति आया, माणिक्य लाल वर्मा। और इस समझौता होने के बाद, इस समझौते के बाद आंदोलन खत्म हुआ है। नहीं, पथिक जी का कोई रोल नहीं है। बंदोबस्ती प्रथा लागू कर दी थी। बंदोबस्ती प्रथा एक ऐसा पैटर्न है जिसमें उपज के अकॉर्डिंग टैक्स कभी भी फेरबदल किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, ज्यादा भी। तो वो उस सिचुएशन के हिसाब से वसूली को बंदोबस्ती प्रथा कहते हैं। अब जो आंदोलन आएंगे उनका एक कंसेप्ट रहेगा, स्टार्ट होंगे खत्म होंगे, स्टार्ट होंगे खत्म होंगे। बिजोलिया की तरह कोई लंबा नहीं पड़ेगा। फिर इसमें क्या है कि लगभग आपको 10 दिन का गैप हो गया, आधा क्या 10 दिन पहले पढ़ाया, अब थोड़ा सा क्या 10 दिन बाद पढ़ाया, तो वो चीजें कनेक्टिविटी टूट जाती है। उदी मालन और नलनी बिलनी, वो प्रजामंडल से है। किसान आंदोलन उदी मालन नलनी बिलनी दो ही है। और एक नाटक है रंगभूमि, नोट में लिखाई जाती है ऐसी बातें, इसलिए रोक रखी है। और फिर आप 7 बजे आते हो, तो 7 बजे आने का मतलब है आधे तो नींद में ही रहते हैं। किसी का हाथ सो रहा है, किसी का पैर सो रहा है, किसी की नाक सो रही है। आदमी आंखों से जग जाता है, लेकिन बॉडी भी तो जगनी चाहिए उस हिसाब से। जिसका हाथ एक सो रहा है उसका दूसरा भी सो जाता है क्लास में आते आते। पता नहीं क्या क्या सोता रहता है बॉडी का पार्ट, और कौन कौन सा पार्ट जगा रहता है, पता ही नहीं। तो हाँ, तो क्रांति चलेगी फिर। तो इसलिए क्या, सुबह 7 बजे, कई बार तो मैं ही सीढ़ियों पे आके टेंशन में था, नीचे जाना सही है ऊपर जाना सही है। क्लास का 3 बार तो चेक की फोन में, ऊपर है क्या नीचे है क्लास। तो आया था ड्राइवर, ड्राइवर वो कह रहा नीचे ये, तब जाके कंफर्मेशन हुआ था। पता ही नहीं चला। तो सुबह सुबह ऐसे होते, 7 बहुत जल्दी बजते हैं। और सर्दियों में तो 7 इतने बजते हैं, अंधेरे में ही 7 बज जाते हैं। कम से कम गर्मियों में दिन तो निकल आता है 7 बजे। बन गया क्या बताओ, कौन सा आंदोलन खत्म हो गया है ये, बिजोली आंदोलन खत्म हो गया। अब सबसे मेन बात है कि मुंशी प्रेमचंद, एक व्यक्ति हुआ करते थे मुंशी प्रेमचंद, और मुंशी प्रेमचंद ने एक नाटक लिखा था रंगभूमि। अब ये बात बहुत जोरदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा नाटक था जिस नाटक में बिजोली आंदोलन को चित्रित किया गया। तो मुंशी प्रेमचंद के नाटक रंगभूमि में बिजोली आंदोलन को चित्रित किया गया है। एक तो ये लाइन है। दूसरी बात है कि बिजोली आंदोलन से संबंधित महिला कौन सी थी, तो एक महिला का नाम था उदी मालन, एक महिला का नाम था उदी मालन, और एक महिला का नाम था नलिनी भीलनी। दूसरी का नाम क्या था, नलिनी भीलनी। मुझे बताओ कितने तथ्य हो गए भाई, 2। बिजोलिया से संबंधित आपसे महिलाएं पूछे तो महिला कितनी बताओगे आप, अरे कितनी है, पहली बताओ, दूसरी, नाटक कौन सा, नाटककार कौन सा, आंदोलन कौन सा है, बिजोलिया। कब स्टार्ट हुआ, कौन से गांव से स्टार्ट हुआ, गिरधारीपुरा गांव। किन करों के खिलाफ हुआ, 84 प्रकार के। आपसे पूछे बिजोलिया कौन सी श्रेणी का ठिकाना है, प्रथम श्रेणी 16 का, जिसमें कितने गांव आते थे इसके अंडर, 79 गांव। कितने गांव आते थे, किस जाति के किसान थे, किस जाति के किसान है, चबरी कर कब लगा है, 1903 में। तलवार बंधाई कर कब लगा। तो नई चीज क्या पढ़ रही है, नाटक जिसमें बिजोलिया को चित्रित किया गया कौन सा है, किसने लिखा है, महिलाएं कितनी है भाई, पहली बताओ, दूसरी बताओ, इसके अंतर्गत कितने गांव आते थे। ये मैट्रिक क्लोज हो गया। अब इसमें एक भी ऐसा शब्द नहीं बचा है जो आपके पेपर में आया और आपको नहीं है। सारे के एक एक शब्द को यहाँ आपकी कॉपी में ऐड करवा दिया है। तो आप नोट लगाएंगे, 3 या तीनों ही अलग से क्वेश्चन, तीनों इंपोर्टेंट है। पहला लगाएंगे, पहले में लिखना बिजोलिया आंदोलन का चित्रण, बिजोलिया आंदोलन का चित्रण
मुंशी प्रेमचंद ने अपने नाटक मुंशी प्रेमचंद के नाटक रंगभूमि में मुंशी प्रेमचंद के नाटक रंगभूमि में किया गया। मुंशी प्रेमचंद के नाटक रंगभूमि में किया गया। दूसरा नोट लगाएंगे। दूसरे नोट में आपके अकॉर्डिंग क्या लिखना चाहिए? महिलाएं। चलिए दूसरे नोट में लिखेंगे बिजोलिया आंदोलन से संबंधित महिलाएं उदी मालन और नलिनी भेलने। देख के लिख लो, प्रेमचंद ये लिख रहा, देखो ये लिख रहा, ये यहां देख लो, मामला गड़बड़ हो गया। मैं पहले आ गया, चे पहले आएगा, प्रेमचंद में समस्या हो रही है। ये लिख रहा है ना, इसलिए लिख दिया। चलिए, उदी मालन और नलिनी भीलनी थी। कितनी महिला हो गई? बिजोलिया के अंतर्गत कितने गांव आते थे? 79। तीसरा नोट लगाएंगे, कॉपी में लिखना है। हाँ, बिजोलिया के अंतर्गत 79 गांव, 79 गांव, देख के लिख लेना लड़कियों, 79 ये रहा, 79 गांव आते थे, 79 गांव आते थे। बिजोलिया के अंतर्गत 79 गांव आते थे। ये रहा, देख रहे हैं बोर्ड पे कहां लिख रहा है 79, ये रहा। ठीक है, ये पूरा का पूरा बिजोलिया फिनिश हो गया। ये बिजोलिया में एक भी ऐसा शब्द नहीं बचा है जो रह गया है, सारे के सारे हो गए। अब ऐसे आंदोलन आएंगे जिनका कंसेप्ट छोटा है, मैटर छोटा है, लेकिन तथ्य ज्यादा है, और वो तथ्य कैसे याद करने होंगे, सबका लॉजिक है। तो देखिए बन गया ना सबका। तो कब से कब तक चला है भाई ये? 1897 से 1900 कितने साल चला है? 44 साल। सेकंड नंबर पे हम एक आंदोलन पढ़ेंगे, बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू में क्या तथ्य हैं वो देखो। मैं आपसे कहूं कि हम जो पढ़ेंगे भाई, वो पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन का जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड है 1921 से लेकर 1925 तक। ये बात याद रखना, आजकल क्रम के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस टाइमिंग से ही सोल्व होंगे। आजकल क्या पेपर के हर टाइप का ट्रेंड है, इस टाइम पेपर का ट्रेंड ये है, जिस जिस चीज को आप पहले पढ़ने में छोड़ते थे, इग्नोर करते थे कि ऐसी चीजें नहीं आती, आजकल वही आती हैं, कि इसको इग्नोर कर देते, ये इस टाइप के क्वेश्चन कहीं नहीं आते, तो वही चीजें आ रही हैं। तो बेंगू में सबसे पहले बेंगू को सोल्व करते हैं। तो एक तथ्य सोल्व करेंगे, उसके बाद हम सुनेंगे। मैंने लिखा है यहाँ बेंगू है भाई, तो बेंगू में एक तथ्य आता है कि बताइए बेंगू वर्तमान में कहां है? कहां है बताओ? और पहले कहां था? मैं आपसे कहूं प्रारंभ में कहां था और वर्तमान में कहां है, तो दोनों सिचुएशन इनकी अलग अलग है। यदि वर्तमान की सिचुएशन देखते हैं तो वर्तमान में बेंगू है चित्तौड़गढ़ में, और पहले ये जो हिस्सा हुआ करता था वो भीलवाड़ा की सीमा में आया करता था। और आप जानते हो बिजोलिया भी भीलवाड़ा में, तो यहाँ किसान केवल धाकड़ जाति के रहते थे। अब एक चीज यहां से क्लियर हो रही है, चित्तौड़गढ़ हो या भीलवाड़ा हो, दोनों के दोनों ही कौन सी रियासत में आएंगे? मेवाड़ है, तो दोनों मेवाड़ का हिस्सा, तो मेवाड़ रियासती है, कि दोनों के दोनों मेवाड़ रियासत के अंतर्गत है। यहां से ये सीन हो जाता है। अब मुझे बताइए कहां के राजा का शासन रहेगा बेंगू पे? तो राजा कहां का माना जाएगा? मेवाड़ का। तो आप मुझे बताइए मेवाड़ का राजा कौन था उस समय? तो मेवाड़ शासक कौन थे? फतेह सिंह। मेवाड़ शासक कौन थे? फतेह सिंह थे मेवाड़ के राजा। एक ये मुद्दा है। और फतेह सिंह जी का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है? तो फतेह सिंह जी का कार्यकाल है 1884 से लेकर 1930 तक। फिर आपसे पूछा जाए यहां का सामंत कौन था? सामंत तो समझ जाओगे, सामंत मतलब ठिकानेदार, और वो था अनूप सिंह। ठिकानेदार था भाई अनूप सिंह। लेकिन यहां टैक्स आंदोलन का कारण क्या था? मुझे बताओ बिजोलिया में आंदोलन का कारण क्या था? 84 प्रकार के कर। यहां आंदोलन का जो कारण था वो था 53 कर। यहां आंदोलन का कारण था 53 कर। मतलब किसानों से कितने कर वसूले जाते थे?
53। अब यहां से केवल सुनना, अब आगे देखें हम कौन सा आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं भाई। अरे कौन सा करे हुए हैं? बेंगू वर्तमान में कहां है? पहले कहां था? दोनों ही काय में है। मेवाड़ का राजा कौन है? सामंत या ठिकानेदार कौन है? आंदोलन का कारण कितना है? तो मतलब यहां के किसानों से कितने कर लिए जाते थे? ठीक है, देखो फतेह सिंह जी का ऐसा है कि अंग्रेजों का सपोर्टर नहीं माना गया इंटरनली। क्यों नहीं माना गया? 1903 में दिल्ली दरबार हुआ था और 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था, और दोनों सिचुएशन में यह है कि राजस्थान और भारत के सभी राजाओं को अंग्रेजों ने इन्विटेशन दिया था दिल्ली दरबार में कि हर हाल में सारे राजा अंग्रेजों के आदेश पर दिल्ली दरबार का हिस्सा बनेंगे, और जो ब्रिटेन के राजकुमार और रानी आ रही है उनका स्वागत करेंगे। आपका मकसद है, आपका एक ध्येय है कि अंग्रेज जो भी राजकुमार या रानी आएगी उसका आपको स्वागत करना हो। जब भी वहां से कोई आता था ब्रिटेन से तो दिल्ली दरबार का बड़ा आयोजन करते थे वायसराय, जिसमें राजाओं को इनवाइट किया जाता तो गिफ्ट वगैरह लेकर आते, स्वागत करते, इसलिए बुलाया जाता था। लेकिन राणा फतेह सिंह अकेले थे जो दिल्ली, दोनों ही दिल्ली दरबार में भाग लेने नहीं गए, इसलिए बताया जाता है अंग्रेजों से इनके तालमेल बिगड़े हुए थे, और इसीलिए इन्होंने इंटरनली बताया जाता है ये अंग्रेजों की खिलाफत करते थे इस चीज से बढ़ के। तो कल एक लाइन भी लिखी है ये पेपर में कि बिजोलिया जो मेवाड़ का राजा था फतेह सिंह, वो अंग्रेजों का सहयोगी था या नहीं था, उसने इंटरनली क्रांतिकारियों का साथ दिया था। वो इसलिए दिया था क्योंकि वो विरोधी था, दोनों दिल्ली दरबारों में भाग लेने नहीं गया था, तो अंग्रेज इसे अपना विरोधी मानते। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, इससे इसकी पावर छीन ली, मेवाड़ की शक्तियां छीन ली, और मेवाड़ की शक्ति छीनकर इसके बेटे को सौंप दी थी भूपाल सिंह को। इससे शक्तियां छीनकर भूपाल सिंह को सौंप दी। अब ये लॉजिक आगे काम आएगा बेंगू में। देखो अब मैंने आपसे कहा कि यह कारण क्या है बताओ। मैं आपसे कहूं कि बेंगू में जो किसान थे उन बेंगू के किसानों की जाति थी धाकड़। कौन सी जाति के किसान थे? धाकड़ जाति के किसान थे। इन्होंने देखा कि भाई आंदोलन करना है, और बिजोलिया वाले लोग जो इतना बड़ा आंदोलन कर रहे तो बिजोलिया से ही मोटिवेट थे, तो इन्होंने ग्रुप बनाया किसानों का, बेंगू के किसानों ने, और धाकड़ जाति के किसान सीधे विजय सिंह पथिक के पास गए। उस समय एक ही व्यक्ति तो ट्रेंड में चल रहा था, विजय सिंह, सॉरी सोशल मीडिया पे पथिक ही पथिक चल रहा था। तो ये विजय से, और फिर गांधी जी ने एक स्टेटमेंट भी दे दिया था कि लोग तो बातें करते हैं लेकिन पथिक अकेला है जो सिपाही की तरह काम करता है, तो और भी ज्यादा ट्रेंड मिल गया उसको, हाइप मिल गई। तो पथिक जी ट्रेंड में थे उस समय, तो उनको लगा बेंगू के किसानों को कि हमें भी न्याय चाहिए, इसके लिए हमें भी पथिक जी को लाना होगा। बिजोलिया के किसानों ने गोद थोड़ी ले लिया पथिक जी को, जो बिजोलिया बिजोलिया करेंगे कुछ दिन के लिए, बेंगू बेंगू करवाएंगे उन पर। तो सारे किसान इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर पहुंच गए विजय सिंह पथिक के पास। उनसे कहा पथिक जी अब समय हो गया है, आपको जगह का चुनाव करना है और जगह सेलेक्ट करनी है दूसरी। बहुत दिन हो गए बिजोलिया बिजोलिया करते हुए, हम चाहते हैं आपको समय बेंगू बेंगू करो। उन्होंने कहा साहब मूड ही नहीं है बेंगू बेंगू करने का, लेकिन साहब आप हमारे साथ चलो, आप जो समस्याएं बिजोलिया के किसानों की हैं उससे बिल्कुल कम बेंगू के किसानों की नहीं है, तो सिचुएशन के हिसाब से आपको हमारा भी नेतृत्व करना है। पथिक जी ने कहा देखो मैं तो वांटेड हूं, मुझे तो पुलिस ढूंढ रही है, मैं तो जेल तोड़कर भागा हुआ हूं, यहाँ तो भूतों के बंगले में रह रहा हूं, मैं यहाँ कम से कम छिपा हुआ तो हूं, वहां तो वो मुझे आएंगे और पकड़ ले जाएंगे, तो मैं तो वहां जा ही नहीं सकता, मैं तो अंडरग्राउंड रह के काम करता हूं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप तो चलो, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। तो पथिक जी ने कहा देखो मैं जा नहीं सकता, इसका दूसरा रास्ता निकालते हैं। आपको आंदोलन करना है, आपको हर चीज मेरी गाइडेंस मिलेगी, मेरी प्लानिंग मैं आपको दूंगा, मैं आपको दिशा निर्देश दूंगा, लेकिन मैं जा नहीं सकता। मैं आपको एक कैंडिडेट दे देता हूं, मेरे द्वारा एक ट्रेंड कैंडिडेट है रामनारायण चौधरी, इसे ले जाओ, ये मेरी भाषा बोलेगा, मेरे अकॉर्डिंग काम करेगा, ट्रेंड कर दिया है। रामनारायण चौधरी और पथिक जी में विवाद हुआ था 1923 में, और ये बात कब की चल रही है, तो तब तक तो घनिष्ठता थी। तो रामनारायण चौधरी को ले जाओ, ये मेरी भाषा बोलेगा, मैंने ट्रेंड कर दिया है। बुलाया रामनारायण चौधरी को, उनसे कहा कि साहब आप बेंगू के किसानों का नेतृत्व करें और वहां जाएं। रामनारायण चौधरी चल दिया। जाने के बाद उसने बेंगू के किसानों से कहा कि मैं आपको लीड कर सकता हूं, मैं आंदोलन को सफल कर भी सकता हूं, लेकिन पहले मैं मेरे तरीके से काम करूंगा, मैं देखना चाहता हूं कि बेंगू के किसान कितने इंटरेस्टेड हैं। मैं अकेला ही चिल्लाता रहूं और आपका सपोर्ट ही नहीं मिले तो मुझे कूट के भगा देंगे यहां से कर्म ये सामंत जो है, इसलिए मैं चाहता हूं आप कितने इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए
आपको चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए मैं एक बड़ी पंचायत करना चाहता हूं। आप बेंगू के जितने भी आसपास के किसान हैं सब तक सूचना पहुंचा दें। जितने ज्यादा किसान आएंगे आंदोलन उतना ही ज्यादा प्रभावी होगा। उसकी टाइम फिक्स कर देते हैं। 1921 में भैरूकुंड गांव है, उस भैरूकुंड गांव में किसानों की एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा किसान इकट्ठा होने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो दिन है सभा वाला, इस दिन से बेंगू की पूरी रूपरेखा तैयार होगी। रामनारायण चौधरी को लगा कि शायद किसान आएंगे ही नहीं, और अगर नहीं आए, कम भी आए तो भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर मैं चला जाऊंगा। लेकिन जब 1921 में पंचायत हुई तो बड़ी मात्रा में बहुत भीड़ किसानों की आई, बहुत बड़ी संख्या में किसान उपस्थित हुए, एकत्रित हुए। रामनारायण चौधरी का मन खुश हो गया इतने किसानों को देखकर, और इस भैरूकुंड के मंच पर खड़े होकर उसने आगाज ऐलान कर दिया कि मैं रामनारायण चौधरी बेंगू के किसानों के आंदोलन का नेतृत्व की घोषणा करता हूं। हम किसान और मैं मिलकर, हम सारे लोग मिलकर अपनी मांगों को मनवाएंगे, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। मैं आपको लीड करूंगा और इसके लिए हम भैरूकुंड से आगाज करते। तो इसीलिए यहां आंदोलन का जो आगाज हुआ है वो कहां से हुआ है? वही भैरूकुंड से। कहां से स्टार्ट हुआ है? तो बेंगू किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ 1921 में। कौन सी जगह से? भैरूकुंड से। किसानों को सरकार का कोई लेना देना नहीं है, उनको केवल इतना पता है हमसे टैक्स कौन वसूलता है। अनूप सिंह कौन है यहाँ का? रामनारायण चौधरी ने कहा आपको सरकार की तरफ जाना ही नहीं है, आप तो उस व्यक्ति को परेशान करो जो सरकार की इन चीजों को पालन कर रहा है, जिससे उस सरकार तक इस बात को पहुंचाए। किसानों ने कहा कि आपकी प्लानिंग क्या है? मेरी प्लानिंग यह है कि जो अनूप सिंह है, इस अनूप सिंह की जो हवेली है, इस हवेली को घेर लो, इस पूरी हवेली को घेर लो, और जब तक कि हवेली से हटना नहीं है, जब तक कि अनूप सिंह घुटने ना टेक दे, आत्मसमर्पण ना कर दे, अपनी मांगे ना मान ले, इस पूरी हवेली को घेर लो। और पूरी हवेली को घेर कर दिन रात नारे लगाओ, आंदोलन करो, और उसे इतना परेशान कर दो कि उसका घर से बाहर निकलना ही बंद हो जाए। किसानों ने रामनारायण चौधरी के आदेश पर पूरी हवेली को घेर लिया और दिन रात प्रदर्शन किया। अब अनूप सिंह को क्या लगा कि मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, गेट के बाहर ही तो आंदोलन कर रहे हैं, गेट बंद कर दो, हम तो अंदर रहेंगे, आईपीएल चल रहा, आईपीएल मैच देखेंगे, भाई जरूरत ही नहीं बाहर जाने की। तो ये अंदर ही रहने लग गया, परिवार वाले, बच्चे, मैडम जो थी वो अंदर ही रहने लगी। लेकिन एक समय तक तो आप अंदर रह लोगे, लेकिन एक समय के बाद अंदर से मन बढ़ जाएगा। तो इनका राशन पानी खत्म होने लगा, और समस्या ये थी कि रात को ईंट पत्थरों फेंक देते घर में किसान, जिससे कि डर का माहौल क्रिएट हो। तो डरने लगा अनूप सिंह, राशन पानी खत्म हो गया, परिवार की चिंता हुई। तो छत पर आकर अनूप सिंह ने कहा कि किसान अब इस आंदोलन को हटा लें, मैं आपसे समझौता करने के लिए तैयार हूं, आपकी मांगे मानने के लिए तैयार हूं, बस इस आंदोलन को, इस धरने को हटा लें। उन्होंने कहा मैं टाइम और डेट और स्थान बता दो, कहां, कब और कैसे करनी है पंचायत। उन्होंने कहा अजमेर में करेंगे, लगभग टाइम रहेगा जून 1922, और जून 1922 में हम किसी भी दिन मीटिंग करेंगे, लेकिन आप धरने को हटा लें। इस धरने को हटाया गया। अजमेर में अनूप सिंह ने सारे किसानों को बुलाया, लगभग जून 1922 की बात है, अजमेर में। तो अजमेर में एक साइड से तो आते हैं अनूप सिंह और एक साइड से आता है किसान। किसान आते हैं, किसानों की तरफ से राजस्थान सेवा संघ ने भाग लिया है, मतलब रामनारायण चौधरी ने। और जब ये भाग लिया तो ये बताते हैं अनूप सिंह ने समझौता करके इनकी शर्तें मान ली, और सारे टैक्स, लगभग टैक्स जो थे माफ कर दिए। अब किसान जो थे वो किससे संतुष्ट हो गए? अनूप सिंह। अनूप सिंह ने तो सारी शर्तें मान ली, अनूप सिंह से उन्हें कोई शिकायत नहीं। खुशी का माहौल क्रिएट हो गया पूरे के पूरे बेंगू में। बेंगू के किसान इतने खुश हुए, क्या ले आए? ये लो, ये पहले आता था, डीजे वाला तैयार रहता था। बेंगू के किसान खुशी मनाते हैं कि अब हमारा सॉल्यूशन हो गया। लेकिन यह समस्या क्या हुई, जब इस समझौते का पता मेवाड़ की सरकार को पता चला कि बेंगू में तो समझौता हो गया, तो मेवाड़ की सरकार ने कहा समझौता करने वाला अनूप सिंह कौन होता है? सरकार को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई सूचना नहीं है, अनूप सिंह केवल एक प्रतिनिधि है। यहां सारे फैसले सरकार करती है, राजा के होते हुए, सरकार के होते हुए अनूप सिंह पे इतनी पावर कब से आ गई कि वो समझौता करने लग गया? तो इसलिए मेवाड़ के कर्मचारी गाड़ी भर के बेंगू पहुंच गए, और अनूप सिंह की हवेली में जाकर कहते तू कौन होता फैसला करने वाला? सरकार को कोई बिना इन्फॉर्मेशन किए तूने इतना बड़ा फैसला ले कैसे लिया? अब आज के बाद तुझ पर ना पद रहेगा ना पावर रहेगी। आज के बाद घोषणा करते अनूप सिंह इस पद से बर्खास्त किया जाता है। अनूप सिंह से पद खत्म कर दिया और इसकी जगह पे नया पद पर व्यक्ति नियुक्त किया था, अमृतलाल पाठक। अमृतलाल को नियुक्त किया है। और ये बताते हैं मेवाड़ की सरकार के जब किसान तो क्या बजाने वाले थे? कैंसिल।
राजस्थान सेवा संघ ने घोषणा की समझौते को हम बर्खास्त करते हैं, अनूप सिंह को पद से हटाते हैं और ये बताते हैं कि समझौते को अमान्य किया जाता है। लेकिन किसानों को पता चल गया, किसानों ने मेवाड़ की सरकार के कर्मचारियों को घेर लिया। उन्होंने कहा क्या चक्कर है, कभी कहते हो कि मान ली शर्तें, कभी कहते हो नहीं मान ली। एक जना कहता आपकी शर्तें मान ली, दूसरा तुरंत ही आता कहता अमान्य कर दी। तो इसलिए हमारी समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, हम आंदोलन फिर से करेंगे। तो मेवाड़ की सरकार ने कहा आप टेंशन ना लें, जांच आयोग आएगा। सरकार एक ही चीज देती थी किसानों को, क्या देती थी, कार्रवाई कभी नहीं होती, लेकिन आएगा क्या, जांच आयोग। जांच आयोग आएगा और वो इस चीज का फैसला करेगा। और ये बताते हैं, उन्होंने कहा जल्दी आपके सॉल्यूशन किया जाएगा, आप इस समझौते को नहीं मानेंगे। तो इस सरकार ने इस समझौते को नाम दिया है बोल्शेविक समझौता। पहले क्या आता था कि बोल्शेविक समझौते का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है, बेंगू से, बेंगू से। लेकिन आजकल आता है कि बेंगू से संबंधित बोल्शेविक समझौता जो था, उसको इस समझौते का नाम देने वाला कौन था, तो नाम दिया है मेवाड़ की सरकार ने। नाम किसने दिया है, तो इस समझौते को बोल्शेविक समझौता किसने नाम दिया है, मेवाड़ की सरकार ने। अब तो बताओ क्या आएगा भाई, क्या आएगा, तो बोल्शेविक समझौता कौन से आंदोलन में, अरे कौन से में, बेंगू में है। और किस किस के बीच होगा, अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य। अनूप सिंह की जगह पे कौन सा नियुक्त किया है, फिर बात आती है, बताइए अनूप सिंह को उठा के कहां ले गए, उदयपुर जेल में कैद कर दिया, उदयपुर में उसे कैद करके रखा है। तो यहां से कंसेप्ट तैयार होगा कौन से आंदोलन का भाई, बेंगू वर्तमान में कहां है, पहले कहां था, राजा कौन है, अच्छा ठिकानेदार कौन है, कारण क्या है, अच्छा फतेह सिंह जी से पावर छीनकर किनको दे दी है, तो बिना शक्ति के कौन रह गया, जनता खुश किससे थी, फतेह सिंह से, असंतुष्ट किससे थी, भूपाल सिंह से। इसलिए पूरे की पूरा आंदोलन जो कौन से गांव से स्टार्ट हुआ है, कब से स्टार्ट हुआ है, समझौता कौन सा याद करोगे, कौन सी सरकार ने बताया, क्या आएगा, कहां हुआ था, किसको हटा दिया, किसको नियुक्त कर दिया है, यही पढ़ना है। यहां किसान किस जाति के, धाकड़ जाति के किसान थे। तो ये आपको बोल्शेविक समझौता पढ़ना है। नई चीज क्या है वो देखो, यहाँ के आंदोलन के केंद्र कौन कौन से, देखो कुछ नई चीज अपन देखेंगे आंदोलन के केंद्र। मेरे साथ बनाओ इसको, क्या हुआ, क्या है, कितने बजे तक है क्लास, कन्फर्म है, ठीक है कोई, मुझे तो यही था 9 बजे तक है शायद। तभी मौसम बना, तभी बिगाड़ दिया। चलिए कोई नहीं, कल पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर तो टाइम ही हो जाएगा, 8:30 तो बज गए, कल करवा देंगे ना।